सबसे पहले इस लाइव कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए एक एक शख्स को जयदीप की तरफ से नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। आज हम आपके बीच में एक ऐसी शख्सियत को लेकर के आए हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। वो एक ऐसे शख्स हैं जो अपनी रोशनी से, अपनी ऊर्जा से ना जाने कितने ही चिरागों की जिंदगी को रोशन कर रहे हैं, उनके जीवन को ऊर्जा दे रहे हैं, उनके पंखों को उड़ान दे रहे हैं। उस शख्स के बारे में बताने के लिए मुझे एक संस्मरण याद आता है, एक किस्सा याद आता है कि एक बार एक राजा के दरबार में बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया, जिसमें देश विदेश से बड़े बड़े अदाकार, बड़े बड़े कलाकार अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करने आए। किसी ने नृत्य करके दिखाया, किसी ने संगीत गा करके दिखाया, किसी ने जादू दिखाया। वहां पर एक व्यापारी आया। उस व्यापारी ने आकर के उस पूरे राज्य महल में राजा के समेत राजा के सभी मंत्रियों को, वहां की प्रजा को, सबको चैलेंज किया कि राजा साहब, मेरे हाथ में 2 हीरे हैं। आपको और आपकी पूरी प्रजा को, आपके पूरे राज्य को मेरा ये चैलेंज है कि जो भी व्यक्ति इसमें से एक असली हीरा और एक नकली हीरा चुन करके बता देगा, उसको मैं ये हीरा दे दूंगा, और यदि वो हार गया तो आपको इस हीरे के बराबर की कीमत मुझे देनी होगी। तो राजा ने कहा ठीक है। राजा के दरबार में सभी विद्वानों ने, बड़े बड़े लोगों ने अपना अपना हुनर आजमाया, लेकिन कोई बता नहीं सका कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा नकली है। कि राजा उस व्यापारी को वो कीमत देने ही वाला था, इतने में पीछे प्रजा से आवाज आई। एक अंधे व्यक्ति ने आवाज लगाई कि महाराज, मैं बताता हूं असली और नकली हीरा कौन सा है। क्योंकि दरबार सजा था खुले मैदान में, ऊपर धूप थी। और उस व्यक्ति ने क्या किया, अंधा व्यक्ति था, उसने दोनों हीरों को अपने हाथ में पकड़ा। उसने कहा, महाराज, ये जो मेरे बाएं हाथ में हीरा है वो असली है, और जो दाएं हाथ में है वो नकली है। व्यापारी ने कहा, बिल्कुल ठीक, लेकिन ये कैसे बताया उसने? उसने पूछा, राजा ने भी पूछा और सभी ने पूछा उत्सुकता से कि ये कैसे बताया आपने कि ये असली है और ये नकली है? तो उन्होंने कहा कि महाराज, ये जो हीरा है जो मैंने बाएं हाथ में पकड़ा, इतनी धूप में भी ये बिल्कुल शीतल है, बिल्कुल शांत है, ठंडा है। और ये जो दाएं हाथ में हीरा है, ये नकली इसलिए है क्योंकि ये कांच का है और ये गर्म हो गया धूप में। तो एक ऐसे ही व्यक्ति जो अपनी जिंदगी में ना जाने कितने ही गर्मी, कितने ही तूफान होते हुए भी अपने शिष्य को, अपने स्टूडेंट्स को बहुत ही शीतलता से, बहुत ही मोहब्बत से, बहुत ही सरलता से और बहुत ही प्रेम से शिक्षा प्रदान करते हैं, अपनी चमक देते हैं, अपनी शिक्षा देते हैं, अपनी खुशबू देते हैं, तो वो शख्स हैं, मैं आपके बीच में उनको पेश करता हूं। मोटिवेशन से भरी है जिनकी हर बात। मैं आपके बीच उन्हें ऐसे पेश करता हूं कि मोटिवेशन से भरी है जिनकी हर बात। पेश है आपके बीच आदरणीय रविकांत जी। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू जयदीप, थैंक यू सो मच। इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर। मैं तुम्हें बता नहीं सकता, आप ही का स्टूडेंट जब इस मुकाम पर पहुंच जाता है जो आपको खुद लोगों से रूबरू करवाता है, और वो भी इतने प्यारे, इतने अच्छे ढंग से, तो दिल की खुशी कितनी है वो मैं बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता। आई एम ओब्लाइज्ड। थैंक यू जयदीप। जी सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा निवेदन स्वीकार किया और आप इस कार्यक्रम में आने के लिए आपने हाँ की। और मुझे यकीन है कि आपकी बात सुन करके, आपके लफ्जों से, आपकी एक सोच को जान करके हमारे साथ जो भी यूथ जुड़ेंगे और जो भी लोग जुड़ेंगे, उनका जीवन जरूर बहुत बेहतर होगा, बहुत सुंदर होगा। तो हम शुरुआत करना चाहते हैं कि ये जो आज की सिचुएशन से, ये जो पैंडेमिक हुआ, जो लॉकडाउन हुआ, ये जो सिचुएशन आई, तो इसने आपके जीवन पर, आपकी पर्सनल लाइफ पर किस तरीके से पॉजिटिव इंपैक्ट डाला और किस तरीके से नेगेटिव इंपैक्ट डाला? यदि वो नेगेटिव था तो आपने कैसे उसको ओवरकम किया, उसके बारे में हमें थोड़ा सा आप बताइए प्लीज। हाँ जयदीप, क्यों नहीं। और इसे मैं सेगमेंटाइज करूंगा 2 चीजों में, एक एज एन इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग और एक एज ए टीचर, क्योंकि ये दोनों चीजें कहीं थोड़ा सा भिन्न हो जाती हैं कुछ चीजों को लेकर। पहले मैं बात करता हूं एज एन इंडिविजुअल। ऑब्वियसली जयदीप, आप देख पा रहे हैं, पहले हम लोग घर से बाहर ज्यादा निकल पाते थे, हम अपने दोस्तों से मिल पाते थे, मन की जो बात है, कई बार होता है परिवार में कुछ लोग सब बातें डिस्कस कर लेते हैं, कुछ को होता है कि नहीं मैं अपने दोस्त से ज्यादा खुल के बात कर पाता हूँ। तो जो जो मन को एक खुशी मिलती है ना, अलग अलग लोगों से अलग अलग तरह की बातें करके,
और मन हल्का हो जाता है, एक्चुअली कहूं तो वो सबके लिए एक प्रॉब्लम बन गई। घर में रहना, अपने परिवार के साथ रहना एक खुशी की बात है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अपने दोस्तों को मिस करना एक काफी बड़ी चीज है। देखिए मेरे लिए तो स्टूडेंट्स भी थे, लेकिन एक आम इंसान के पॉइंट से कह रहा हूं कि आज भी अपने दोस्तों को बहुत मिस करता है। तो वहां जो नेगेटिविटी आई, वो नेगेटिविटी ये थी कि जिन चीजों को आदमी डिस्कस करके हल्का हो जाता था, मन शांत हो जाता था, कहीं ना कहीं वो लोगों को परेशान करने लगे। और जयदीप, वैसे तो ये वर्ड बहुत अच्छा नहीं है, मैं अपनी जिंदगी में इसे ज्यादा यूज करना पसंद नहीं करता, पर फिर भी आज के टाइम में हम आसपास सिचुएशन देख रहे हैं, डिप्रेशन एक वर्ड है, तो जिसे मैं कहूंगा कि मन की भावनाओं का पूरी तरह से बाहर ना निकल पाना आदमी को इस स्टेज की तरफ लेकर जाता है। अगर वो भावनाएं खुलकर व्यक्त हो जाए और कुछ समाधान मिल जाए तो आदमी कभी भी इस तरफ ना जाए। तो जयदीप, एक आम इंसान की तरफ से मैं यही कहूंगा कि हाँ, ऐसे सिचुएशन सभी के ऊपर आई कि जो वो चाहते थे नहीं कर पा रहे थे, चीजें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, उनका समाधान नहीं मिल रहा था। तो इसकी वजह से आप देखें बहुत सारी जगह सुनने को मिल रहा है कि घरेलू हिंसा भी बढ़ी है। जी। अब मैं आता हूं इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट के ऊपर। जो लोग मन से शांत हैं, जो अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरों से सॉल्व नहीं करवाते, आत्म ध्यान से, आत्म शक्ति से सॉल्व करते हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा समय था। वो अपने आप को एक आत्म उन्नति की तरफ ले जा पाए, क्योंकि पहले सामाजिक कारोबार में बिजी होने की वजह से इतना समय नहीं निकाल पाते थे, और अब उनके पास भरपूर समय था। जैसा लिटरेचर वो देखना चाहते थे, जैसी चीजें वो पढ़ना और समझना चाहते थे, वो उन्होंने किया। और परिवार के साथ भी ऐसा इंसान एक कंपैरेटिवली अच्छा बॉन्ड बना सका होगा। तो अब मैं अपनी बात करता हूं। आप मेरा रूटीन जानते हैं, जैसे सुबह भी क्लासेस होती हैं, फिर दोपहर को भी, शाम को भी, और जब तक आप घर आते हो तो कई बार इस सिचुएशन में नहीं होते कि आप अपने परिवार के साथ बैठकर वो समय बिता पाए जो आप बिताना चाहते हैं। तो वैसे तो जयदीप, घर में समय बिताने को मिला, खेले बच्चों के साथ, वाइफ के साथ कंपैरेटिवली ज्यादा बातें हो पाई, बिल्कुल सही है। अब मैं दूसरे एस्पेक्ट पे जाता हूं जो इसके साथ जुड़ा हुआ है मेरे लिए, एज ए टीचर। अगर मैं टीचर ना होता तो मेरे पास शायद वो जो खाली समय था वो ज्यादा होता। अभी आपने देखा टीचर्स को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, मैं कहूंगा, ऑनलाइन पढ़ाने की, जिसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे। तो नेगेटिव इंपैक्ट ये आया जयदीप कि बच्चों के साथ जो कनेक्टिविटी क्लासरूम में बनती थी, वो कनेक्टिविटी बनाना एक चैलेंज बन गया। जो बच्चा आपको नहीं समझ पाता था, आप उसके फेस को रीड करके मेकआउट कर पाते थे कि यार ये बच्चा परेशानी में है, आप समझते हो उस चीज को अच्छे से कि इसे मुझे थोड़ा सा समय और देना चाहिए, पर यहाँ वो चीज पूरी तरह से मिस आउट हो गई। तो एक तो ये पॉइंट हो गया जयदीप। दूसरा, इसके पॉजिटिव साइड की तरफ जाता हूं। अब आप कंपैरेटिवली ज्यादा बच्चों को टच कर सकते हैं, ज्यादा बच्चों को हेल्प आउट कर सकते हैं, आप अपने आप को इवॉल्व कर पा रहे हैं, आप लिटरेचर पे समय लगा पा रहे हैं, बच्चों को शायद एक कंपैरेटिवली ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में लेक्चर दिखा पा रहे हैं। आप जब बच्चों से अलग रहकर एक जस्ट एक फेस वैल्यू के बेस पे उनसे डिस्कस कर रहे हैं, तो वही बच्चा आपसे जुड़ा रहेगा जो आपकी बातों को समझ पाएगा। इसलिए एक टीचर की एक मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये बन गई कि वो जो पढ़ाए, वो उसका पढ़ाना सिर्फ उसके आज तक की रेपुटेशन के हिसाब से नहीं चलेगा, जो वो बच्चों तक कम्युनिकेट कर पाएगा उसी के हिसाब से चल पाएगा। सो मुझे ऐसा लगता है सिर्फ मैं नहीं, सारे टीचर्स ने अपनी डिलीवरी को कंपैरेटिवली बेटर किया होगा, और एक प्रेजेंटेशन बन गई। अभी क्लासरूम में पढ़ाना फिर भी एक डिस्कशन होता है, यहाँ पर ये एक प्रेजेंटेशन की तरह से बन गया। तो हाँ, जिम्मेवारी बढ़ी, पर ठीक है, हम लोगों ने कोशिश की उसे और अच्छे तरीके से निभाने की। तो ये था जयदीप मेरी तरफ से। आपको लगता है कि इसकी वजह से जो स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ गई एज कंपेयर टू टीचर? जयदीप, सिर्फ स्टूडेंट की नहीं, उनके पेरेंट्स की जिम्मेदारी कंपैरेटिवली और ज्यादा बढ़ गई है। कारण क्या है? देखो, पेरेंट्स कभी भी नहीं चाहते थे कि उनका बच्चा इतनी देर मोबाइल पे स्पेंड करे या फिर लैपटॉप पे स्पेंड करे। बच्चा तो वही है ना। और मैं जैसे अपने बेटे को ही देखता हूँ घर में, वो तो छोटा है, स्कूल से कुछ आ रहा है, कहीं पर कोई कोचिंग क्लास है, वहां से कुछ आ रहा है, तो उस बच्चे के लिए वो चीजें ऑर्गेनाइज करना वाकई एक चैलेंज है। तो मैं सही बताऊं आपको, ये सब देख के मैंने अपने बच्चों को काम थोड़ा कम देना शुरू किया। भाई ठीक है, पढ़ाना है, लेकिन उनको मेंटली स्ट्रेस में थोड़ा ना डालना है।
वो जितना समझे, अच्छे से समझे, खुश होके समझे, सब्जेक्ट से प्यार करे, पढ़ाने वाले को पसंद करे, ये ज्यादा जरूरी है। तो पेरेंट्स की इंपॉर्टेंस कैसे बढ़ गई, या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे बढ़ गई, उनके लिए बच्चे को वॉच करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि क्या बच्चा पढ़ पा रहा है। अगर उसे प्रॉब्लम आ रही है तो कई बार ना बच्चे हेजिटेट करते हैं, टीचर को कम्युनिकेट नहीं करते क्लासरूम में। पेरेंट्स का रोल वहां पर आ गया कि वो अलग से टीचर को मैसेज करें या फिर उनसे बात करें। तो बच्चे का तो है ही जयदीप कि उसे कंसंट्रेशन बढ़ानी है। जहां प्रॉब्लम आए उसका रोल बढ़ गया, अब टीचर उससे नहीं पूछ पाएगा, टीचर इंडिविजुअली नहीं पूछ पाएगा, उसे खुद एक इनिशिएटिव लेकर और टीचर से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करनी पड़ेगी और सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। बट मैंने ऐड किया, पेरेंट्स का रोल कंपैरेटिवली ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि वो बच्चों से थोड़े से मतलब थोड़े क्या मतलब बहुत ज्यादा समझदार हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर कि बच्चा सिर्फ पढ़ाई से सक्सेसफुल नहीं बनता, बच्चा एक सोच से सक्सेसफुल बनता है। वो सोच खराब नहीं होनी चाहिए इस पेंडेमिक के टाइम पर कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा या ऐसे तो कुछ हो नहीं पाएगा। उस सोच को बरकरार रखना, बनाए रखना कि नहीं बच्चों, ये सबके साथ ऐसे ही है, आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो पेरेंट्स का ये रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था यहाँ। जी जी, बहुत ही आपने सकारात्मक और बहुत ही सही बात कही कि आज जो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ गई है। उनको इस चीज को समझना होगा कि जो उनका बेटा है, जो उनका बेटा या बेटी है, जो उनका बच्चा है, वो कंप्यूटर पर सिर्फ टाइम को वेस्ट नहीं कर सकता, बहुत कुछ कंस्ट्रक्टिव भी कर सकता है। और उसको जो है उसको उसके लिए ही उनको मोटिवेट करना होगा। तो बात रही, आपने बच्चों की बात कही, स्टूडेंट्स की बात कही, आपने सोच की बात कही कि एक सोच इंसान को बड़ा बनाती है। तो हम उसी चीज पर आना चाहते हैं सर। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी स्टूडेंट लाइफ में, आपके चाइल्डहुड में आपका जीवन कैसा था? आप बहुत नॉटी थे या बहुत शांत स्वभाव के थे? आपका इंटरेक्शन कैसा था आपके टीचर्स के साथ में? ऐसी क्या चीज है कि जो आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी, आपसे बात करके स्टूडेंट्स को, जहां तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं भी आपका स्टूडेंट रहा हूं, आई एम ब्लेस्ड टू बी दैट, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि आपके अंदर एक ऐसी चीज है, एक ऐसी क्वालिटी है, कुछ ऐसा करिश्मा है कि जो भी आपसे एक बार पढ़ता है, जो भी आपके एक बार टच में आता है, वो आपका लिटरली फैन हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, ऐसी क्या क्वालिटी या ऐसी क्या आपकी ग्रूमिंग हुई चाइल्डहुड से कि जो आप एज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग आज हमारे बीच में है? जयदीप, पहले तो मैं ये कहूंगा कि मुझे आप जितना बोलते हो ना, कई बार ऐसा लगता है कि बस ये सब कुछ जयदीप ही बोल पा रहा है। मेरे लिए इन सब चीजों को ना पूरी तरह से उतार पाना काफी मुश्किल हो जाता है। बट आई बिलीव इन यू, आई बिलीव इन यू। आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, मेरे बच्चों की जो ऑब्जर्वेशन है, कहीं ना कहीं शायद उसके लिए मैंने एक विजन देखा था। मैं आपको बिल्कुल शुरू से बताता हूँ कैसे रही ये सब चीजें। जी जयदीप, मैं शुरू से एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ। मुझे खेलने का बहुत ज्यादा शौक रहा है। क्रिकेट, बैडमिंटन, कुछ टाइम लॉन टेनिस भी खेला, टेबल टेनिस भी खेल लेता हूँ, स्किपिंग काफी काफी करता था। आप जानते हैं 11th-12th स्टैंडर्ड में, हालांकि मैं एग्जैक्टली किसी स्पोर्ट्स में बहुत आगे तक नहीं गया, पर मैं एवरी डे अप्रोक्सीमेटली 1000 स्किपिंग्स करता था, और जिसमें से 500 वन टाइम होती थी। आज भी मैं अपने बच्चों को एक बात बोलता हूँ, हाँ, आज भी अपने बच्चों को एक बात बोलता हूँ कि अगर सक्सेसफुल होना है ना, तो यू नीड टू बी ब्रेव, यू नीड टू बी एबल टू टेक रिस्क। तो मैंने लाइफ में एक ही मेजर चीज सीखी है, रिस्क लेने से मत डरो। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। आपके अंदर एक हैबिट होनी चाहिए कि कोई सिचुएशन सामने आती है तो उससे भागेंगे नहीं, राइट? तो मैं आपको और अच्छे से एलाबोरेट करके सब चीजें बताता हूँ जयदीप। जयदीप, मेरी फैमिली जो है वो सत्संग से जुड़ी रही है शुरू से। तो उसका मुझे जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिला वो ये मिला कि इस जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं है, पहली चीज। जी। दूसरी चीज, इस जिंदगी में सक्सेस के सबके लिए अलग अलग मायने हैं। आप एक इंसान को देखकर फैसिनेट ना हो कि ये तो अपनी जिंदगी में इतना अच्छा कर पा रहा है, मैं शायद नहीं कर पा रहा, या क्या मुझे भी ऐसा करने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। तो जो एक ठहराव होता है ना जिंदगी में, वो बहुत जरूरी होता है। आप जानते हो, आप भी साइंस के स्टूडेंट हो, वैसे तो हम ये कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है। लेट मी टॉक अ लिटिल फिजिक्स इन दिस। हम कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम होती है उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा आती है। बट जयदीप, अगर आप अपने अराउंड देखो तो हमें वो लोग ज्यादा पसंद आते हैं जो थोड़े से वाचाल हैं, जिनमें एनर्जी कंपैरेटिवली ज्यादा है और चीजों को मैनेज करना जानते हैं, नहीं? तो कई बार मुझे लगता है कि इसमें छोटी सी करेक्शन की जरूरत है फिजिकल बिहेवियर को लेकर। हम दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, एक अपने अंतर्मन की और एक बाहर की।
ये बातें काफी हैवी हैं, मैं भी शायद इतनी इतनी डीप लिविंग नहीं करता, बट है तो है, मैं डिस्कस कर सकता हूँ आपके साथ कि जी हमारा बिल्कुल। जो अंतर मन है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करके रखो, अपने आप को जितना उसके उतना शांत करके रखो। और व्हेन इट कम्स टू डिलीवर योरसेल्फ, व्हेन इट कम्स टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, ट्राई टू बी वोकल। आप अपने आप को पूरी तरह से जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं उसे सही तरीके से दूसरों के सामने एलेबोरेट करें, उसे एक्सप्लेन करें, ताकि लोग आपकी बात को समझ पाए। तो जयदीप, खेलते खेलते मैं धीरे धीरे फिजिकली जब फिट होने लगा तो मेंटल टफनेस अपने आप आ गई। मैं मानता हूं कि इसमें आपके जीन्स भी रोल प्ले करते हैं, लेकिन आप जैसा अपने आप को एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, शुरू से चैलेंजेस लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी और माइंड ढल जाते हैं। सो जयदीप, मैंने बीटेक किया बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, लेकिन मैंने फिर टीचिंग में अपने अपने करियर को एक शिफ्ट किया, या मैं कहूँ कि एक नया जन्म मिला टीचिंग में आने से। शुरू में सच मानना कि ये मेरे लिए सिर्फ एक प्रोफेशन था कि ठीक है मुझे काम करना है एंड आई विल बी गेटिंग सम अर्निंग। बट धीरे धीरे जब मैं लो सैलरी पे बच्चों के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करता था तो उनसे एक लिंक बनने लगा। ऐसी फीलिंग आने लगी कि अगर मैं बच्चों को मोटिवेट नहीं कर सकता तो मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। सिर्फ पढ़ाई से ही कोई सक्सेसफुल या अच्छा इंसान नहीं बनता। और विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स कि पढ़ने वाले इंसान सेल्फ सेंटर्ड बन गए, जिन्हें बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। कम पढ़ने वाले या मॉडरेट पढ़ने वाले जो दूसरों के बारे में भी सोचते थे, जो अच्छे इंसान बन पाए, उन्होंने बहुत सारी जिंदगियों को अफेक्ट किया, पॉजिटिवली अफेक्ट किया, अपने साथ जोड़ा और एक नया एग्जाम्पल बनकर उभरे इस क्या कहूँ समाज के अंदर, जिसमें से मैं बिल्कुल हिचकिचाऊंगा नहीं दो नाम लेते हुए। एक मेरे सामने जो है मिस्टर जयदीप, जिन्होंने जिन्होंने अपने 11th-12th में थोड़ा सा स्ट्रगल किया, नो डाउट, लेकिन फिर उन्होंने इतनी सशक्त तरीके से अपने आप को उभारा कि आज जो लोग जयदीप को देखते हैं वो ये कहते हैं कि ये बच्चा तो भाई बचपन से इतना ही ब्रिलियंट रहा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, ये बच्चा शुरू से ब्रिलियंट रहा, लेकिन इस बच्चे के जो इंटरेस्ट थे वो इंटरेस्ट जानने में समय लग गया। जब वो इंटरेस्ट पूरी तरह से क्लियर हुए सबके सामने तो फिर इसने कुछ नहीं छोड़ा। जयदीप, आपके लिए एक लाइन बोलता हूं, मतलब जैसे लोग कहते हैं ना कि जयदीप कौन है, जयदीप एक लेखक है, जयदीप एक कवि है। अब मेरे नजरिए से देखो तो जयदीप वो उभरता हुआ सूरज है जो अंकित कर रहा है उस आसमान में एक स्वर्णिम छाप को। वो स्वर्णिम छाप क्या है? ये जो मुस्कान आपके चेहरे पर है, आप मेरे चेहरे पर देखते हैं, मैं आपके चेहरे पर देखता हूं, तो मुझे वही खुशी मिलती है कि एक इंसान पोलाइट रहते हुए अपनी बात को पूरे सशक्त तरीके से रखता है और जो कहना है डंके की चोट पर है। तो मैं लगभग इसी तरह से आगे बढ़ता गया, बच्चों के साथ प्यार बनता चला गया। हाँ, वो आपकी बात मैं बिल्कुल मानूंगा, मृदभाषी बनने की मैंने कोशिश करी, बच्चों से भी और पेरेंट्स से भी। एक किस्सा आपको सुनाता हूँ छोटा सा। जी एक बहुत ही प्यारी स्टूडेंट मेरी रही है, लीजा नाम है उसका। वो बहुत सारे अलग अलग मौकों पे मेरे लिए कुछ ना कुछ बना के लाती है, बहुत अच्छे अच्छे विशेष लेके आती है। उनका बैच जब पास आउट हो गया तो उसके लगभग 1 या 2 साल बाद आप मानेंगे मेरे टेबल की ड्रॉर में मुझे एक लेटर मिला। वो लेटर उसने प्रॉपर हैंडराइटिंग में ना लिखकर थोड़ा सा अजीब तरीके से लिखा हुआ था। सबसे पहली बात तो कि रविकांत सर की ड्रॉर तक लेटर रख के जाने की हिम्मत किसकी हो गई। दूसरी बात, जब उस लेटर को पढ़े तो जानते उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा हुआ था कि सर अब आप वो वाले सर नहीं रहे, आप तो बच्चों को मोटिवेट करते थे, आजकल आप बच्चों को डांटने ज्यादा लगे। तो मेरे दिमाग में दूसरा नाम आया ही नहीं, मैं समझ गया कि लीजा है। तो आई इमीडिएटली कॉल्ड हर अप। तो मैं यहाँ आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि रविकांत ही रविकांत नहीं है, उसके आसपास के जो बच्चे हैं ना वो उसको रविकांत बनाते हैं। आपसे डिस्कशन होता है, कीर्ति से डिस्कशन होता है, मैं दूसरा नाम अभी आऊंगा कीर्ति के ऊपर, ये बीच में एक किस्सा आ गया कि लीजा ने वहां पर मुझे ये कम्युनिकेट किया कि सर आप वैसे ही अच्छे थे, इस चीज को मत बदलो। तो फिर मेरा मन बना कि ये सही कह रही है। ऑप्टिमिस्टिक जब हम बन जाते हैं ना तो कहीं ना कहीं जरूरत से ज्यादा एग्रेशन आने लगता है। बट हर बच्चे को समझने के लिए आपको उस एग्रेशन को पहले सप्रेस करना जरूरी है। जब आप जान जाते हैं कि कौन बच्चा किस फील्ड में ज्यादा अच्छा काम कर सकता है, तब उसको एग्रेशन देने की जरूरत होती है। तो मैंने कोशिश की इस चीज को अपनाने की।
अब जयदीप की तरह से दूसरा नाम मैं लूंगा कीर्ति का। आप भी जानते हैं पुकार वक्त की वो मैनेज करती हैं, चलाती हैं बहुत जी, अच्छे मैं तरीके से। आपको आपको सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मैं आपको ये हाँ बताना कोई बात। चाहता हूँ कि कीर्ति गुप्ता हाँ, ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और उनका आपकी अच्छा बात अरे कहने से पहले ही उनका जो आपके लिए जो उनके विचार आए हैं, उन्होंने लिखा है कि सो प्राउड टू हैव यू एज माय टीचर, यू आर माय फेवरेट टीचर। जी, अब आई आप एम ब्लेस्ड टू हैव स्टूडेंट्स लाइक यू। अब मैं आप लोग को स्टूडेंट्स नहीं मानता, अपने छोटे भाई बहन मानता हूँ। नॉर्मली ना मैं जब बच्चे मेरे पास 11th 12th में होते हैं तो उनको ये बात कहता हूँ कि देखो आपका अभी 11th 12th में पढ़ते हुए मेरे साथ रिलेशन अलग है। अभी हम पढ़ाई से ज्यादा जुड़े हैं, विचारों से कंपैरेटिवली कम जुड़े हैं। लेकिन जब आप कॉलेज में चले जाओगे तो उस समय आप मेरे छोटे भाई बहन की तरह बन जाओगे, जहां पर आपके विचार मुझे और मेरे विचार आपको मोटिवेट करने चाहिए। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, आपसे डिस्कस करके मोटिवेशन मिलता है। आप जो इतने अच्छे शब्द बोल देते हो, तो मैं चाह के भी अपने आप को लेट डाउन नहीं कर सकता, मुझे अपने आप को और ज्यादा अच्छे से प्रमोट करना पड़ता है। सेकंड, मैंने लीजा का आपको एग्जांपल दिया, और अब मैं आ रहा हूँ कीर्ति के ऊपर। तो देखो सच्चाई मैं आपको बताता हूँ, कीर्ति ने जब अपने घर से ये सब शुरू किया ना, तो शायद मैं उन पहले लोगों में से था जिसको कीर्ति ने कहा था कि सर मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ और मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। तो आई डोंट हेजिटेट इन टेलिंग द ट्रूथ कि मैं उस समय उसको सपोर्ट नहीं कर पाया था। देयर नंबर ऑफ रीजंस, मतलब जो भी मैंने सोचा या जो मुझे लगा। बट धीरे धीरे जैसे जैसे कीर्ति इस पड़ाव में आगे बढ़ती चली गई, तो आपको भी एक विश्वास होने लगा कि हाँ ये सच्चे मन से एक काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन की एक बात थी कि हाँ मुझे ऐसा करना है। ये अच्छे मन से और सच्चे मन से काम कर रही है, एंड शी नीड्स टू बी सपोर्टेड। और सच्चाई कहूं तो मैं कौन होता हूँ सपोर्ट करने वाला, मुझे तो बल्कि एक रास्ता मिल गया। अगर आप जी, ऐसे लोगों से जुड़ पाते हो तो आपको मन की शांति मिलती है। और ये शब्द सिर्फ मेरे नहीं है, मेरे थ्रू जो मेरे बच्चों के पेरेंट्स हैं कुछ वो भी वहां जुड़े, और उनका कहना था कि सर मतलब इससे अच्छी चीज क्या होगी कि एक बच्चा हमको ये राह दिखा रहा है। तो कीर्ति के लिए मतलब आई हैव हाई थॉट्स, शी इज डूइंग एक्सेलेंट जॉब। बस यही कहना चाहूंगा। तो इस तरीके जी, से वो जयदीप, मोटिवेशन मोटिवेशन एक टू वे प्रोसेस है। उस टू वे जी। प्रोसेस में आप लोग हमें बांधे रखते हैं और बेटर वे पे, पाथ वे पे जाने के लिए मोटिवेट करते हैं। देखिए, मैंने आपको वही बात कही कि आपके अंदर एक करिश्मा है कि आपका उनके बारे में जिक्र करने से पहले ही उन्होंने आपके बारे में कह दिया है। जैसा कि आपने कहा कि इट इज अ टू वे प्रोसेस, कि दोनों तरफ से होता है। Exactly. तो वही चीज है सर। वो एक कहावत मुझे याद आती है कि गुरु बिना गत नहीं, तो शाह बिना पत नहीं। Exactly. गुरु के बिना जीवन में Exactly. गति नहीं हो सकती है। तो आपका जो बिहेवियर है, आपका जो नेचर है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग ओनली अ फिजिक्स टीचर, यू आर अ वंडरफुल मोटिवेटर। यू कैन Thank you, एनरिच योर Jaydeep. स्टूडेंट्स इन एन अमेजिंग वे। तो वो जो चीज है, वो जो स्पार्क है, वो ना जाने कितने ही आगे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है कि वो जीवन में कुछ बेहतर कर सकें। और मुझे आज भी एक बात आपकी बहुत अच्छे से याद आती है कि 2 अक्टूबर का दिन था। जनरली यू डू नॉट टॉक मच इन क्लास, आप कोई मोरल वैल्यूज नहीं देते हैं कोई, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, आपको देख करके ही स्टूडेंट्स बहुत कुछ सीख सकते हैं। मुझे अब भी याद है कि वो 2 अक्टूबर का दिन था, गांधी जयंती थी। तो आपने उस दिन एक बात कही, वो बात एकदम मुझको ऐसे स्ट्राइक की, क्योंकि मेरे माइंड में आ रहा था कि मुझको रविकांत सर जैसा बनना है। I just want to become like Ravikant sir. I want to study physics. I was studying physics like continuously. You made me fall in love with physics. So My grace. ये चीज माइंड में बिल्कुल बहुत अच्छे से स्ट्राइक की। लेकिन आपने जब वहां पर आकर के एक बात कही, आपने कहा कि आप किसी भी पर्सन को आइडियलाइज मत कीजिए, आप किसी की सोच को आइडियलाइज कीजिए, कि आपके आसपास समाज में जो भी चीजें अच्छी हैं, जो पॉजिटिव हैं, जो चीज आपको अच्छी लगती है, उसको आप गेन कीजिए, अपने अंदर लीजिए। लेकिन ये नहीं है कि आपने एक इंसान को ही आइडियलाइज कर लिया कि आपको बिल्कुल वैसा ही बनना है, तो आप अपनी आइडेंटिटी खो दोगे। बिल्कुल बहुत बढ़िया एग्जैक्टली जयदीप। आपको वो वर्ड याद है। और उस चीज ने जो मुझे हेल्प आउट किया व्हेन आई वाज इन कॉलेज and after my class 12th I was so focused that I just want to become a physics teacher, nothing else. लेकिन बाद में जब मुझको अपनी चीजों के बारे में पता चला that I like to write literature, लेकिन अगर मैं उस टाइम पे वो अफर्मेशन अपने आप में, अपने माइंड में वो भर लेता, आपकी अगर वो बात मैंने ना सुनी होती, तो हो सकता है कहीं ना कहीं मेरे अंदर, जिसको हम डिप्रेशन का एक फैक्टर बोलते हैं, एक एंजाइटी का फैक्टर बोलते हैं, वो स्टूडेंट्स के अंदर आ जाता है।
तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि सर जो स्टूडेंट्स हैं, कई बारी हमारी मन की चाहत पूरी नहीं होती है, जो हम चाहते हैं करना एज इट इज कि हम ऐसा ही करें, लेकिन वो कई बार नहीं हो पाता है। तो आपको क्या लगता है कि वो स्टूडेंट्स कुछ और बेहतर करने के लिए बने हैं, या उनको क्या रास्ता अपनाना चाहिए कि वो खुद को मोटिवेट करें और समाज में कुछ अच्छा दे सके? जयदीप देखो, हर इंसान की अपनी एक पर्सनैलिटी है, एक वास्तविक सोच है उसके पास, लेकिन उस सोच को पनपने का समय मिल पाता है, कब मिल पाता है, वो सबसे बड़ी चीज होती है। ये डिसाइड करता है हमारा एनवायरनमेंट। इन सब बातों के लिए मैं अपने अपने फादर को बहुत क्रेडिट देता हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे एक फ्रीडम प्रोवाइड करी कि रवि, जो तुम्हें लगता है तुम्हें वो करना चाहिए। वही चीज मैं अपने बच्चों के लिए देखता हूँ, मतलब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए देखता हूँ कि हर बच्चा पढ़ाई करके ही बहुत बड़ा इंसान नहीं बनने वाला है। कोई गिटार प्लेइस्ट बनेगा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हिमांश करके एक स्टूडेंट है, वो अपना बैंड लॉन्च कर रहा है। तो उससे जब मेरा बहुत समय बाद डिस्कशन हुआ तो उसने कहा कि सर, मतलब मुझे याद नहीं था, उसने मुझे बताया कि सर, स्कूल में आपने एक बार कहा था कि यू आर अ रॉक स्टार एंड टुडे ही इज गोना बी अ रॉक स्टार, ही इज एक्चुअली अ रॉक स्टार नाउ। तो आई एम गेटिंग गूज बम्प्स। जयदीप है मेरे सामने। जयदीप ने जो बातें कही कि अगर वो रविकांत को आइडलाइज कर लेता तो वो जिंदगी की शायद सबसे बड़ी भूल करता। रविकांत दो तरह की जिंदगी जीता है। एक जिंदगी जो उसको बच्चों के सामने जीनी है, एक सामाजिक परिपेक्ष में जीनी है, और एक व्यक्तिगत जिंदगी जो जयदीप की भी अलग होगी, कीर्ति की भी अलग होगी और रविकांत की भी अलग। उस व्यक्तिगत जिंदगी को वहां पर एक्सप्रेस नहीं कर सकता क्योंकि उसकी कैपेबिलिटीज अलग है उन चीजों को लेकर। जयदीप की अलग है, मेरे इंटरेस्ट अलग है, आपके इंटरेस्ट अलग है, बाकी बच्चों के इंटरेस्ट अलग है। तो उनको मेरी उन चीजों से इफेक्ट नहीं होना है। इसीलिए मेरा हमेशा क्लास में दो चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान रहता है। नंबर एक बच्चा किसी भी दूसरे इंसान के प्रेशर में काम ना करे। दूसरा, उसकी जो पर्सनल आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी को उभरने का मौका मिले। तो अगर आपको ध्यान हो, मैं कभी कभी कोशिश करता था, जो चिल्ड्रंस डे का टाइम है या टीचर्स डे का टाइम है, वहां पर हम कुछ कल्चरल एक्टिविटीज भी करते थे। yes. तो आप मानोगे, उसके बाद कई बच्चे मेरे एनडीए में गए हैं। कुछ डॉक्टर्स बनने के बाद भी जो आपके स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो जब उनसे डिस्कशन होता तो वो कहते हैं कि सर, वी यूजुअली थिंक ऑफ दोज डेज। मोस्टली टीचर्स कभी भी और स्पेसिफिकली फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट के टीचर्स कभी भी अपनी क्लास के अंदर हा हल्ला बर्दाश्त नहीं करते हैं। लेकिन आप कुछ कुछ समय हमें ऐसा देते थे जिसमें ये फीलिंग आती थी कि यार, फिजिक्स इतनी टफ नहीं है, बस इसको पढ़ के समझ के आगे बढ़ने का जो तरीका है वो तरीका थोड़ा सा अलग है। तो मैं आपकी बात का एग्जैक्ट आंसर करता हूँ। जयदीप देखो, हर बच्चे की अपनी सोच को पनपने का समय मिलना चाहिए। कभी तो उसको एनवायरनमेंट देने वाले लोग मिल जाएंगे, कभी नहीं मिलेंगे। जब वो लोग शुरू से नहीं मिलेंगे तो जब वो बच्चा परिपक्व हो जाएगा, यानी शायद 11th-12th कर चुका होगा और उसके बाद कॉलेज में जाएगा, तो वहां पे वो अपने आप को भी कुछ देखना चाहेगा। ऐसे समय में उसका सेल्फ एनालिसिस शुरू होगा। तो यहाँ जयदीप आपको ध्यान हो तो मैं तीन चीजें बोलता हूँ। एक, बच्चे को सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए और फिर उसको सेल्फ कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। वो सेल्फ मोटिवेशन के थ्रू कर पाता है। तो ये तीन चीजें मैं बोलता हूँ: सेल्फ एनालिसिस, देन सेल्फ कंट्रोल, एंड दैट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। तो जब एक बच्चा ये सब काम खुद के साथ करने लगता है तो वो जयदीप बन जाता है, वो कीर्ति बन जाता है। सो दैट्स इट जयदीप। ओके सर। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आपके चाइल्डहुड में आपका स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था, तो क्या आपके माइंड में पहले से था कि मुझको टीचर बनना है या इंजीनियर बनना है? जब आपने बीटेक किया, ऑब्वियसली वांटेड टू बिकम अ इंजीनियर, देन फिर आपने वो चेंज किया, आप टीचिंग में आए। तो क्या आपके माइंड में कभी ऐसा नहीं रहा दैट आई वांट टू बिकम अ स्पोर्ट्स पर्सन, कि मैं अपने आप को एक स्पोर्ट्स पर्सन की तरह डेवलप करूं चाइल्डहुड में, कि मैं नेशनल में खेलूं या समथिंग लाइक दैट? टू बी वेरी ट्रू जयदीप, नहीं, ऐसा शायद नहीं सोच पाया। और मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली कैसे ये जर्नी टेक थ्रू हुई। मैंने जब 11th क्लास में नॉन मेडिकल लिया तो उस समय मेरे कोई ऐसे बड़े ड्रीम्स नहीं थे कि मुझे इंजीनियरिंग ही करनी है, क्या बनना है। क्योंकि मेरे कजन ने नॉन मेडिकल लिया था तो मुझे था कि हाँ, ये चीज ठीक होती है तो मुझे ये लेनी है, मैंने ले लिया। दैट्स ओके। मैं अभी बच्चों को कहता हूँ, कई बार पूछता हूँ कि आपका ड्रीम क्या है, तो कुछ बच्चे कहते हैं सर डिसाइड नहीं किया, तो मैं उनको थम्स अप करता हूँ। देयर इज नो हार्म इन एक्सेप्टिंग व्हाट इज द ट्रूथ, राइट? सो मैंने 11th तक कुछ नहीं सोचा था। वहां पे कुछ टीचर्स का आपके ऊपर इफेक्ट आता है, कुछ आपके पीयर ग्रुप से आप सीखते हैं कि एग्जैक्टली दुनिया किस तरीके से चल रही है और आप कहाँ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो वहां से जयदीप लगा कि इंजीनियरिंग करनी है।
तो इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया, बट बीच में मुझे 1 महीना 2 महीना, आप जानते हैं चंडीगढ़ में 2 कॉलेजेस है, एक कॉलेज फॉर वीमेन है, एक कॉलेज फॉर मेन है, सेक्टर जी इसके सामने सेक्टर 15 में प्रॉब्लम है ना। तो मैंने वहां पे जीसीएम, सॉरी, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर मेन, तो जीसीएम मैंने ज्वाइन किया था 1-1.5 महीने के लिए। तो वहां पे जो टीचर्स थे या मेरे पीयर ग्रुप के स्टूडेंट्स थे, वो ये कहते थे तुझे इंजीनियरिंग में जाना चाहिए। तो आई रियलाइज कि शायद जो मैंने सोचा था वो सही था। तो 1.5-2 महीने के बाद नए कॉलेजेस खुले थे, तो मैंने वहां एडमिशन लिया। जयदीप, उन कॉलेजेस में रहते हुए भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, फ्रेंड्स के साथ और तरह की कल्चरल एक्टिविटीज करना, इसमें इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहा। कभी भी ये मन में नहीं आया कि टीचर बनना है। लेकिन जब जॉब के लिए निकले, तो जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी, पता नहीं क्यों। मार्केटिंग की जॉब मिली थी, मार्केटिंग मेरा बिल्कुल भी वाज नॉट अ कप ऑफ टी। तो मैंने साइड बाय साइड टीचिंग करनी शुरू करी, एंड आई फाउंड लाइक इसमें मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो देखो कितना लंबा समय लगा ये बात रियलाइज करने में कि मुझे क्या करना है। सो जिंदगी जैसे आए ना, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, चलने देना चाहिए। कभी मत सोचो कि सक्सेस जल्दी आनी चाहिए, देर से आनी चाहिए। जब आएगी आएगी भाई, जो भगवान ने हमारे लिए डिसाइड करके रखा है वो मिलेगा। तो यहाँ पे वो जो गीता का श्लोक है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, वो श्लोक हमें क्या कहता है? वो ये कहता है कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, और जो होना है, जो तेरे भाग्य में लिखा है वो तुझे मिलेगा। लेकिन फिर दूसरी लाइन ये भी कहती है कि ये सोचकर कि जो मिलना है सो मिलना है, कर्म करना बंद मत कर। तो जयदीप, ये चीजें मुझे अपनी फैमिली से मिली, अपने फादर से मिली, कि तुम करते जाओ, बस ये चिंता मत करो कि क्या हो। तो जयदीप, ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते अल्टीमेटली जब मैं टीचिंग प्रोफेशन में आ गया, तो मैंने ना अभी पीछे एक फ्रेंड से बात हो रही थी, तो उनको ये एग्जांपल कोट किया। मैं शुरू में ना ब्रह्मानंद स्कूल में गया था, और ब्रह्मानंद स्कूल में मैं स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ हॉस्टल के बच्चों को भी इवनिंग में पढ़ाता था। वहां से जयदीप एक टर्निंग पॉइंट आया था कि जब मैं इवनिंग में उनको पढ़ाने जाता था, तो उसके मैं कोई चार्जेस नहीं लेता। वो क्योंकि मेरा उन बच्चों से लगाव बन गया था, इसलिए मैं उनको पढ़ा पा रहा था। कभी थप्पड़ भी लगा देता था, कभी उनको हंसी मजाक में पढ़ाता था, कभी उनको बीच में उठा के खेलने के लिए लेके जाता था। तो वहां से एक टर्निंग पॉइंट आया। और फिर धीरे धीरे करके जब स्कूल, नए स्कूल्स में जाता रहा, वहां के माहौल ने मुझे क्या अफेक्ट किया। मैं उन स्कूल्स के जब इंटरनल अफेयर्स को देखता था, इंटरनल अफेयर्स मतलब कैसे चीजें डिसाइड की जाती हैं, क्या सोचकर डिसीजंस टेक किए जाते हैं, वो मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं लगा। और लेटर ऑन मैंने खुद से एक डिसीजन लिया कि अगर एजुकेशन में ही रहना है, एजुकेशनिस्ट ही रहना है, तो आप जब तक बच्चों की लाइफ्स को अफेक्ट नहीं कर सकते, उनको पॉजिटिव वाइब्स नहीं दे सकते, तब तक आप इसके लायक नहीं हो, आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए। पैसा तो किसी भी चीज में कमा लो। तो जयदीप, जी ऐसी चीजें टाइम टू टाइम आपको अपने आप मिलती रहती है, सोशल बिहेवियर से मिलती रहती हैं, स्टूडेंट्स के थ्रू मिलती रहती हैं। तो उसने जयदीप मुझे अल्टीमेटली ये पूरा भरोसा दिलवाया कि मैं एज ए टीचर काम कर सकता हूँ। और आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं नहीं कहता कि 100% मैं सबके मन को छू पाया हूँ, पर मैंने कोशिश की। कुछ बच्चों को अच्छा लगा, कुछ को बुरा लगा, बट स्टिल जिनको बुरा भी लगा, जब आज भी वो मिलते हैं और हेलो करके स्माइल के साथ मिलते हैं, तो मेरे मन को वो तसल्ली मिलती है कि हाँ रविकांत, तेरा काम सही जा रहा है। तू मतलब बच्चों को जो चाहिए, एक ब्रेव फीलिंग और एक अच्छा इंसान बनने की फीलिंग, वो दे पा रहा है। सो ऐसे जी चलता रहा जाए। जी सर, वो एक बात है कि एक असली जो गुरु होता है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, आप एक असली हीरे की तरह हैं जो अपनी चमक आप फैला रहे हैं। उसमें जो खूबी है जो मुझे लगती है, वो ये है कि एक गुरु अपने स्टूडेंट को खाना पका पकाया दे देता है, और एक गुरु ऐसा होता है जो उसको खाना पकाने का हुनर दे देता है। तो आपकी जो बात है, आप स्टूडेंट्स को वो हुनर प्रोवाइड कर देते हैं कि वो अपनी जिंदगी को ब्रेव होकर के, बिना डरे, अपनी बात को सटाक से कह सकें, अपने आप में कॉन्फिडेंट रह करके अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकें। ये जो बात है, ये आपकी बहुत ही खास और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन्फ्लुएंस करती है, नो डाउट। लीजा चावला जो आपकी स्टूडेंट है, आपने जिनका जिक्र किया, उन्होंने भी ये अभी हमारे बीच में लिखा है कि ऑल ऑफ योर स्टूडेंट्स आर प्राउड ऑफ यू सर। एंड लवप्रीत सिंह थैंक यू सो मच। ये जो मेरे जूनियर रहे हैं स्कूल में भी और आपके स्टूडेंट रहे हैं, इन्होंने लिखा है वी ऑल लव यू सर, कीप स्माइलिंग एंड कीप राइजिंग। पर सर मुझे तो डांटा बहुत आपने। मैं तो बता सर रहा हूँ, मैं बीच में एक दौर आ गया था जब जी जब आप जरूरत से ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हो। आपको लगता है कि नहीं, मेरे सारे बच्चों का ना मतलब इंजीनियरिंग में या फिर किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन होना ही चाहिए।
तो मैंने बताया ना, ये टू वे प्रोसेस है। मैंने बच्चों को दिया तो फिर उन्होंने भी तो मुझे संभाल लिया ना। तो वो जो लेटर आया, उस लेटर के बाद काफी फर्क पड़ा। आई रियलाइज जी कि सर। नहीं रविकांत, मतलब हर बच्चे को सेम प्रेशर नहीं देना। दैट हैपेंस। जी सर। नहीं, मैं आपसे एक बात ये जानना चाहता हूँ कि जब सर आप क्लास में पढ़ाते हैं तो एक टोटली डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है कि एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत ही सीरियसनेस से एक टीचर जो है आकर के आपको पढ़ा रहा है कि आप चूं भी करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन जब हम आपको कहीं और देखते हैं, कोई चिल्ड्रंस डे की पार्टी होती है, टीचर्स डे की पार्टी होती है, कोई ऐसा इवेंट होता है, तो आप स्टूडेंट्स के साथ इतना घुल मिल जाते हैं, यू डांस विद देम एंड लाइक कंटिन्यूअसली। तो वो क्या चीज है, एकदम ऐसे ड्रास्टिक चेंज सर आप कैसे कर पाते हैं इन सब चीजों को, मैं जानना चाहता हूँ आपसे। तो जयदीप देखो, सच्चाई ये है, मन तो बच्चा है जी। जी। तो मन तो बच्चा है, वो बच्चों के साथ इसी तरह से जीना पसंद करता है। पर आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एक जिम्मेवारी भी है। ये सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली सबको टफ लगता है, जिसके बहुत सारे कारण। ठीक है, मैथ्स इन्वॉल्व है, कॉन्सेप्ट्स एक के बाद एक नए आते रहते हैं, हर रोज कुछ नया सीखना पड़ता है। तो जयदीप, अगर ये सब्जेक्ट हम प्रैक्टिकली बच्चों को सिखा पाते, हमारा करिकुलम अगर ऐसा होता जो शायद जितना है उससे आधा होता, और थ्योरेटिकल चीजों की बजाय प्रैक्टिकल चीजों से मैं बच्चों से डील कर पाता, तो शायद आप मुझे क्लास में भी वैसा ही पाते जैसा आप मुझे दूसरे इवेंट्स में पाते हैं। लेकिन अभी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि बच्चे को अपना आगे का करियर बिल्डअप करने के लिए 12th के लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म करना कंपल्शन है, राइट? तो उस कंपल्शन को फुलफिल नहीं करवाऊंगा तो मेरी ड्यूटी फेल हो जाएगी। और मैं जानता हूं कि क्लास में अगर लूज हैंड दिया तो भाई बच्चे तो फिर वही बात है ना कि उनको तो बहाना चाहिए। तो इसीलिए क्लास में थोड़ी स्ट्रिक्टनेस मेंटेन करके रखता हूं। और ये इवेंट्स टाइम टू टाइम इसीलिए करता हूं कि उनको मैं बहुत ज्यादा खड़ूस ना लगने लगूं। एग्जैक्टली जो फिजिक्स टीचर्स के लिए वर्ड यूज किया जाता है वो खड़ूस यूज किया जाता है। तो आई ऑलवेज थॉट ऑफ कि मुझे खड़ूस नहीं बनना। तो इसलिए मैं ऐसे बहाने ढूंढता रहता हूँ, ऐसे इवेंट्स ढूंढता रहता हूँ जहां पे बच्चों के मन को छू सकूं, उनके क्लोज आ सकूं। तो असल तो इसलिए जिंदगी में आपको दो सर अलग अलग चीजें। असल जिंदगी में आप स्ट्रिक्ट वाले बिहेवियर को ज्यादा एंजॉय करते हैं या दूसरे वाले एस्पेक्ट को ज्यादा एंजॉय करते हैं? आपका व्यू पॉइंट उसमें क्या है, हम जयदीप, वो आपकी। भी सच में ना, वो भी सच में फ्लिप होता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे फ्लिप होता है। आई डोंट नो, लोग अपने बच्चों को बहुत ज्यादा लिबर्टी दे पाते हैं। मैं देखता हूँ अपने आसपास बच्चे नुकसान कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, सही चीजें नहीं सीख रहे हैं, फिर भी वो उनको पूरी लिबर्टी दे पाते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, मेरे अंदर वो चीज उस हद तक नहीं है। मैं लिबर्टी देता हूँ, नो डाउट, लेकिन जहां मुझे लगता है कि अब संभालना पड़ेगा तो वहां मैं स्ट्रिक्ट हो जाता हूँ। तो कोई एक चीज 100% अप्लाई नहीं करती हर चीजों के ऊपर कि एक इंसान को स्ट्रिक्ट ही होना चाहिए या एक इंसान को पूरी तरह से अपने बच्चे को फ्रीडम में छोड़ देना चाहिए। हमें दोनों तरह के एग्जाम्पल सुनने को मिलते हैं कि भाई फादर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था तो बच्चा बिगड़ गया, फादर बहुत ज्यादा लीनियंट था इसलिए बच्चा बिगड़ गया। तो वो आपकी अपनी कॉल है, आपको टाइम टू टाइम लेनी पड़ती है। तो जैसे आपने मेरे बारे में पूछा, यस आई ट्राई टू बी लिबरल एट टाइम्स, बट व्हेन आई फील कि चीजें अब हाथ से निकल रही हैं तो फिर मैं उतना स्ट्रिक्ट भी बन जाता हूँ। तो ये ऐसे रहता है। जी सर। अब हम इस और एक चीज कन्वर्सेशन बताऊं को। आपको, एक चीज जी और बताता हूँ। जी जो जी जी। मेरी रियल लाइफ है ना, रियल लाइफ में मैं एक्चुअली थोड़ा सा लाइट रहना पसंद करता हूँ। मैं खेल कूद में, मतलब आप जानते हैं मैं हर रोज खेलूं ना तो मेरे मन को अच्छा नहीं लगता। जी मुझे लगता है कि कुछ अधूरा रह गया। तो जो इंसान खेलना पसंद करता है ना, उसमें जुनून ऑटोमेटिकली आ जाता है। क्योंकि खेलोगे तो आप हमेशा ऐसे तो नहीं खेलोगे ना कि चलो यार बस खेलिए, आपके अंदर जीत की एक फीलिंग होनी चाहिए, वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो जी हंसी मजाक, खेलना कूदना, ये मेरा रियल सेल्फ है, रियल सेल्फ है। जी और उसको मैं थोड़ा बहुत पढ़ाई में भी बच्चों को कम्युनिकेट करने की कोशिश करता जी सर। तो अब इस कन्वर्सेशन को हम एक सीरियस मोड पर लाना चाहते हैं। वो कन्वर्सेशन क्योंकि एक बहुत ही डेलिकेट सा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे जरूर जानना चाहता हूं क्योंकि आपसे आपको सुन करके बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं और हमारे साथ अभी भी अच्छी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। तो ये हूँ। टॉपिक जो है सर, ये मैं इस चीज को साइकिलिंग के साथ भी आपके कनेक्ट करना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि इस टॉपिक के बीच में आप अपनी साइकिलिंग की जर्नी को भी बताएं कि वो कैसे स्टार्ट हुआ। लेकिन आज की डेट में जो है सर, जो इमेच्योर रिलेशनशिप्स हो जाते हैं स्टूडेंट्स के, इमेच्योर रिलेशनशिप्स में स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो जिसका अल्टीमेटली बहुत ज्यादा कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होता है 90% ऑफ द एग्जैक्ट। केसेस में। जो पॉजिटिव रिजल्ट, कोई कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट नहीं होता है, रेदर द इफेक्ट ऑन देयर करियर, देयर लाइफ
देयर इमोशनल वेल-बीइंग एज वेल। तो उस चीज को आप कैसे देखते हैं कि इस स्टूडेंट जो है ये इट इज जस्ट लाइक अ ट्रैप आई थिंक। सो आप इस चीज को कैसे समझते हैं कि स्टूडेंट अपनी नजर को या अपनी अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे करके, चाहे वो स्पोर्ट्स की फील्ड में हो, चाहे साइकिलिंग की फील्ड में हो, कोई क्रिएटिव फील्ड में हो, वहां पर दे करके और अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे कर सके और इमेच्योर रिलेशनशिप से कैसे ऊपर उठ सके, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। क्योंकि सर ये जो चीज है आज इंडिया में बहुत पीक पर है और इस चीज के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है। दे डोंट वांट टू टॉक दैट हाउ कैन स्टूडेंट एंगेज देमसेल्फ एंड ग्रो अप फ्रॉम दिस। जयदीप, बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट लाइफ के लिए। बीइंग अ टीचर, मैं क्लास में सिर्फ बच्चों को पढ़ाता नहीं हूँ, उनकी इस इमेच्योरिटी की तरफ भी नजर रखता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ क्लास में ये चीज फाइंड आउट करने की कि कोई मेरा बच्चा क्लास में रहते हुए किसी दूसरे को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा या किसी दूसरे की वजह से डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा। क्योंकि देखो, मार्क्स का कम आ जाना एक अलग बात होगी, ये जैसा आपने कहा लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं इस चीज के। अब पूरी जिंदगी जो है ना, वो कई बार इसकी वजह से एक टर्न अराउंड पे चली जाती है। तो जयदीप, सच्चाई ये है कि एक तो इसमें कई बार जीन्स अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इस बात को हम पूरी तरह नकार नहीं सकते, जीन्स अपना रोल प्ले करते हैं। लेकिन मैं हमेशा उसके साथ एक चीज बोलता हूँ कि विचार या जीन्स जो है उसको पनपने के लिए एक एटमॉस्फेयर चाहिए रहता है। तो अगर बच्चे का जो पीयर ग्रुप है, फ्रेंड सर्कल है, वो फ्रेंड सर्कल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहने वाला है, तो ऐसी चीजें ऑटोमेटिकली उभरेंगी ही नहीं। और अगर वो फ्रेंड सर्कल ऐसा है जो बड़ों से छुप छुप कर एक जगह बैठकर बातें करता है, कैसी बातें करता है, फिल्मी गॉसिप करना उसे अच्छा लगता है, या अपनी क्लास के बच्चों के बारे में उसको बात करना अच्छा लगता है, टीचर्स के बारे में बात करना अच्छा लगता है, या कोई सोशल फिगर है उनके बारे में बात करना अच्छा लगता है, तो ऑटोमेटिकली एक इंडिकेशन है कि वो बच्चा अपना इंटरेस्ट जो आप कह रहे हैं कि इमेच्योर रिलेशनशिप्स की तरफ लेके जा रहा है। जी। तो ये शुरुआत है जहां से उसका इंटरेस्ट इस साइड चला जाता है। मैं किसी भी चीज को ना फिर कहता हूं, आपको बहुत ओपनली बोलता हूं इन चीजों को, किसी भी चीज को बहुत ही राइट या रॉन्ग नहीं कंसिडर करता। ऐसे ही बच्चे देखे हैं मैंने जो इस इंफैचुएशन की वजह से अपनी जिंदगी बना गए। मेरे एक क्लोज फ्रेंड है, उनका ब्रदर था, छोटा ब्रदर था, ही स्टार्टेड फीलिंग सच काइंड ऑफ एन इंफैचुएशन फॉर सम गर्ल, और उस गर्ल ने उसको क्लियरली कहा कि वी कैन बी फ्रेंड्स बट यू नीड टू परफॉर्म वेल इन योर स्टडीज। And believe me, that boy, performed very well, and today he's doing pretty well in his life. तो ऐसा नहीं कि हर चीज गलत होती है, पर गलत कहाँ हो जाती है वहां बताता हूँ आपको। ये था एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, लेकिन 99% केसेस के अंदर ये इन्फ्लुएंस नेगेटिव जाता है। क्योंकि ये इन्फेचुएशन काफी हद तक ये सिर्फ विचारों का इन्फेचुएशन नहीं है, ये बहुत हद तक फिजिकल इन्फेचुएशन होता है। वहां से चीजें गलत होनी शुरू हो जाती है। तो मेरा मानना जयदीप ये है कि जब भी बच्चे के साथ ऐसा होता है ना, तो शायद पेरेंट्स इस चीज को जरूर भांप पाते हैं, वो अपने बच्चे के अंदर आने वाले चेंज को देख पाते हैं। लेकिन जो आपने कहा कि इस सेंसिटिव इशू के बारे में कोई बात नहीं करता है, उन्हें लगता है थोड़ा बहुत हिंट देकर, थोड़ा बहुत डांट कर इस चीज को ठीक किया जा सकता है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अपने बच्चे को काउंसलिंग के थ्रू एक प्रॉपर ट्रैक पर मेंटेन करना पड़ता है। मैंने अपनी क्लास में कुछ बच्चों का करियर, अब वही बात है जयदीप, ऐसा जरूरी नहीं है कहना कि वो कभी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, पर जो पुश जल्दी मिल सकता था वो पुश डिले हो गया, होता हुआ देखा है मैंने ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर एज ए टीचर मैंने कोशिश भी की, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं की। तो पहला रोल किसका आता है? पेरेंट्स का आता है। वो अपने बच्चे को जब देखने लगे कि उसके बिहेवियर में कुछ अनवांटेड चेंजेस आ रहे हैं, तो दे शुड टॉक, दे शुड गिव देयर ओन एग्जांपल्स, अपनी लाइफ से एग्जांपल देने चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी तो उनके साथ भी ऐसा हुआ होगा ना। तो अपने एग्जांपल्स देकर बच्चे को समझाना चाहिए। दूसरा, उन्हें फिर जो आपने कहा था ना कि कोई रोल मॉडल, उन्हें बच्चे को किसी रोल मॉडल की तरफ पुश करना चाहिए कि तुम्हें कौन अच्छा लगता है, तुम कैसा बनना चाहते हो। फिर उसकी एक्टिविटीज को प्लान करवाना चाहिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं आता हूं, जो आप फिजिकल एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, अगर एक बच्चे की एनर्जी प्रॉपरली चैनलाइज और यूटिलाइज होती रहेगी, तो शायद ऐसे पीयर ग्रुप को वो कभी एंजॉय ही नहीं करेगा। अगर एक बच्चे को खेलना अच्छा लगने लगेगा, बैडमिंटन खेलते हुए, टीटी खेलते हुए, साइकिलिंग करते हुए, इवन चाहे चलो क्रिकेट खेलते हुए, एक बच्चा इन चीजों की बातें कैसे कर सकता है? वो डेविएशन में कम जाएगा। बट हाँ, उसके माइंड में ये भी रहना चाहिए कि स्पोर्ट्स के साथ एक बैकअप रिक्वायर्ड है।
वो बैकअप कौन सा है? पढ़ाई का बैकअप है, क्योंकि आप जो मर्जी करिए, आप देखो ना कितने सारे अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स रहे हैं जो शुरू में इंग्लिश नहीं बोल पाते थे, बट लेटर ऑन उन्होंने बोलना सीखा। मैं हमारे पीएम का एग्जांपल लेता हूं। हमारे पीएम इतना अच्छा हिंदी और इंग्लिश बोल लेते हैं, बट फिर भी जहां तक हो पाता है वो हिंदी में कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि वो हमारी संस्कृति को, हमारे देश को सबके सामने प्रेजेंट करता है। बट फिर भी जयदीप, कई ऐसी जगह होती है जहां पर इंग्लिश में कम्युनिकेट करना जरूरी हो जाता है। सो मैं मुद्दे से ना भटकते हुए एग्जैक्टली आपको वहां लेके जाता हूँ कि जो बच्चे आजकल ये जो इन्फेचुएशन है इसकी वजह से रॉन्ग साइड चूज कर लेते हैं, उनको उनके पेरेंट्स को वॉच करना चाहिए। पेरेंट्स उन्हें वॉच करें और सही ट्रैक पे लाने की कोशिश करें। उनसे बड़ा रोल उनके टीचर्स प्ले कर सकते हैं। टीचर्स को एक बच्चे को पॉजिटिव एग्जांपल्स के थ्रू क्लास में ही ये बात समझा देनी चाहिए कि एक तो तुम यहाँ पे ये सब नहीं कर सकते, नंबर 2 अगर ऐसा कुछ होगा तो आप अपने करियर को डिले कर लोगे, और अगर फिर भी नहीं होता है तो मैं भी कहता हूँ आखिरी में कि अपना एग्जांपल दिया जा सकता है कि मेरे साथ भी ऐसी सिचुएशन आई, हाउ डिड आई ओवरकम दिस। स्पोर्ट्स, साइकिलिंग जैसे आपने कहा, वो क्या रोल प्ले करती है? साइकिलिंग को ना बहुत सारे लोग एक पैसिव एक्सरसाइज मानते हैं। वो कहते हैं कि जब आप बैडमिंटन खेलते हैं तो आप अपने दिमाग को कहीं और नहीं चला सकते, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। लेकिन साइकिलिंग करते हुए आप बहुत कुछ सोच सकते हो, पर मेरे भाई वो जो सोचना है वो पॉजिटिव भी तो हो सकता है। साइकिलिंग करते हुए अपना पूरा दिन प्लान कर सकता हूँ। साइकिलिंग करते हुए मैं एक इंडिविजुअल बच्चे के बारे में सोच सकता हूँ, उसको कैसे डील करना है, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए और क्या करना है। तो साइकिलिंग अपने आप में एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो आपको दो चीजें एक साथ करने का मौका देती है, फिजिकली फिट बनना और मेंटली फिट बनना। जब आपकी स्ट्रेंथ 20 किलोमीटर चलाने की हो और आप 50 किलोमीटर तक साइकिल चला के आते हैं तो फिर पूछना पड़ता है अपने आप से, हाँ भाई कैसा लगा? तो फिर आपका दिमाग कहता है कि यार मजा आ गया। तो एक आखिरी बात जयदीप, मैं जब बच्चों को मोटिवेट करता हूं ये कहकर कि जहां पर मतलब हाँ, दो चीजें बोलनी पड़ेंगी। पहली, मैं हमेशा बच्चों को मिल्खा सिंह मूवी का एक एग्जांपल देता हूं। मैं उनसे पूछता हूँ मिल्खा सिंह मूवी से तुमने क्या सीखा? तो मोस्टली बच्चे ये कहते हैं कि सर हमने ये सीखा कि आपको ना कोशिश करते रहना चाहिए, तो आपको जो चाहते हैं वो मिल जाएगा। लेकिन मैंने उसमें से शायद कुछ और चीज पकड़ी है। मैंने क्या पकड़ा कि कोशिश तो मिल्खा सिंह ने पहले भी कम नहीं करी थी, लेकिन फर्स्ट टाइम जब वो गया तो वो डिस्ट्रैक्ट हो गया। हम इसी डिस्ट्रैक्शन की तो बात कर रहे हैं ना। फर्स्ट टाइम वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, कोई बात नहीं, हो गया, दैट्स ओके, सबके साथ हो जाता है। लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाला, और आपने देखा उस संभालने में बहुत बड़ा रोल उसके कोच ने प्ले किया। कहां पर? जहां मिल्खा सिंह को लगने लगा कि तू अब आगे कुछ नहीं कर सकता, ये तेरी लिमिट आ गई, वहां उसके कोच ने कहा कि नहीं मिल्खा, आगे भी करना है, और करना है। तो उसने उसकी लिमिट को पुश किया। वो काम मेरा है, तो मैं जिसके साथ कर पाता हूं मुझे खुशी मिलती है। कोच का काम बच्चे की लिमिट्स को पुश करना है, क्योंकि सच्चाई में हम में से कोई भी अपनी लिमिट्स नहीं जानता। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक सुकून ढूंढने लगते हैं कि हाँ इससे आगे तो छोड़ यार, बहुत हो गया। तो जयदीप, बच्चों को अपनी वो लिमिट खुद ढूंढनी है। जब वो इस खोज में लग जाते हैं तो ये सब चीजें अपने आप पीछे छूट जाती है। एब्सोल्युटली राइट सर। मेरा ये मानना है एक सेकंड और कहना चाहूंगा जयदीप, बस एक चीज रह गई है जो मैंने दो बोला था, एक तो मिल्खा सिंह वाली और दूसरी आप पूछना चाहेंगे, मुझे पता है आगे भी। मैं अभी एक चीज का जिक्र कर देता हूँ। मैं जब 300 किलोमीटर साइकिलिंग करके आया तो मुझे सच्चाई में ये बात समझ आई कि जो मैं बच्चों को लिमिट पुश करने के बारे में कहता हूँ उसका मतलब क्या है। जब मैंने 60 किलोमीटर साइकिल चला ली थी तो मेरे जो थाइज ने जवाब दे दिया था, कहते भाई साहब बंद करो और जो है ना गाड़ी में बैठ के निकल लो। तो मैंने खुद को कहा अच्छा चल यार 100 करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 100 किया, 150 किया, हिम्मत मिली और किया, करते करते पूरा 300 हो गया। 300 करने के बाद फिर ये लगा कि रविकांत ये दोबारा भी करना है। सो दैट्स व्हाट आई से पुशिंग योर लिमिट्स। तो मैं बच्चों को और ज्यादा कन्विंसिंगली बोल पाता था कि प्यारे बच्चों, लिमिट होती है, उसे पुश करना पड़ता है। तो ये दो एग्जांपल्स हैं जयदीप जो मैं लाइफ में हमेशा याद भी रखता हूं और बच्चों को बताता भी। एब्सोल्युटली राइट सर। और मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, और मुझे लगता है जो लोग हमको सुन रहे होंगे उनका भी ये मानना होगा कि अगर आप जैसे टीचर्स और आप जैसे सोल हमारी सोसाइटी में हो तो बहुत सारी जो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी मिसहैपनिंग्स हैं, वो बहुत हद तक रिड्यूस हो सकती हैं, बहुत हद तक कम हो सकती हैं, वैनिश हो सकती हैं। तो इस सोच को सर आपकी सैल्यूट है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर हमको ऐसे टीचर्स मिलते हैं, हमारे कोचेज ऐसे हैं, हमको गाइड करने वाले ऐसे हैं, हमको पेरेंट्स हमेशा मोटिवेट करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर हमारा टीचर हमारे ऊपर 100% दे रहा है तो एटलीस्ट हम अपना 75% उस टीचर को दे देंगे, तो भी हमारे जीवन बहुत बेहतर और बहुत अच्छा हो जाएगा।
तो एक मैसेज मेरा ये है स्टूडेंट्स को, स्पेशली यूथ को, बिकॉज आई डील विद लॉट ऑफ यूथ लीडर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। तो मेरा एक मैसेज ये है कि आप जिस भी लेवल पर हैं, जिस भी स्टेज पर हैं, आपका सिर्फ एक मकसद अगर आप पकड़ लें कि आपके जो गुरु हैं, आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, अगर आप उनकी बात को एक अमृत की तरह समझें, क्योंकि एक शेर मुझे याद आता है, उर्दू के शायर का शेर है कि अदब तालीम है जौहर है जवानी का, वही शागिर्द हैं जो खिदमत उस्ताद करते हैं। तो आप अपने उस्ताद की खिदमत कीजिए, और उस्ताद की खिदमत सिर्फ इसमें है कि वो जो आपको बात कहते हैं वो आप माने, और वो बात भी आपके भले के लिए। टीचर को क्या मिलेगा उससे? अ टीचर इज लाइक अ कैंडल हु बर्न हिमसेल्फ टू गिव अस द फ्लेम। तो ये बात है, ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। और सर आपको सैल्यूट है आपकी सोच के लिए और आपके पॉजिटिव वाइब्स के लिए कि जो आप समाज को सुधारने का काम कर रहे हैं। आप अपनी पर्सनैलिटी से ना जाने कितने ही यंगस्टर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि वो अपनी लाइफ को बेटर बनाएं और अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दें। तो अभी मैं आता हूं हमारे इस इंटरेक्शन के लास्ट पार्ट पर। हमारा लास्ट पार्ट है रैपिड फायर क्वेश्चन सर आपसे होंगे, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी जी सर, तो आपको जो है कुछ वर्ड्स ऐसे दिए जाएंगे, तो आपको उसका क्विकली आंसर देना है, वो चाहे आप वन वर्ड में दें या वन सेंटेंस में दें। You have to give the answer quickly. So आपका first word है, I'll try. Yes sir. First word is hate. You should hate the feelings that make you hate the people around. आपको हर चीज को प्यार में कन्वर्ट करना है, so try to hate those feelings जो दूसरों से आपको दूर के लेके जाती है। Love, exactly. Next word is love others. अच्छा, oh sorry, okay. Love yourself first of all. That will make you fall in love with the world around you. Okay, and next word is empathy. Jadip, we need to be empathized with whatever we have in our life. जो भी है, we should have a great empathy with that. So ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं. That will make you fall in love with others. Okay, amazing answer. तो सर एक next word है हमारा kindness. Jadip, look at your parents. You'll only find kindness and kindness. Okay. Next word is motivation. Self-motivation is the key to success for me. Though we are there to motivate others, there are other people to motivate us. But until you start using self-motivation, you lag behind somewhere in this world. Okay. Who is your role model? My role model is this nature. Amazing. Who is your favorite person? Actually, इसका ये वन वर्ड आंसर देना काफी मुश्किल हो जाता है। कारण क्या है, लाइफ जो है ना वो बहुत अलग अलग स्फीयर से मिलके बनी हुई है। कोई भी एक इंसान सारे स्फीयर्स में फिट नहीं होगा। फिर भी आप पूछेंगे तो मैं I'll say like my father is my role model. Okay. To a large extent. Okay. Who is your favorite student? तीनों यहाँ जुड़े हुए हैं, मेरी पिटाई हो जाएगी मैं किसी भी एक का नाम लूंगा। You all are my favorite students. I don't judge on the basis of like who's doing what. मैं पढ़ाते हुए बच्चों को हमेशा ही कहता हूँ कि कभी भी ये सोच के आंसर मत करना कि मेरा फेवरेट कौन बन जाएगा। तो मैं सिर्फ आपके साथ डिस्कशन के लिए हूँ, फेवरेट बनाने के लिए। Who do you admire the most? Who do I admire the most? I admire you the most. Thank you, sir. Thank you so much. Why? Okay. Describe yourself in 3 words. Physically, mentally, and internally strong. Amazing. That's great. That will take me close to others. That's amazing. What is the thing you are most afraid of? I'm most afraid of actually देव, अभी कल ना मैं अपनी वाइफ से एक बात कर रहा था। I don't know आपने अपने सेक्शन में इसको डाला है कि नहीं डाला, जो सुशांत वाला केस हुआ है। I don't know आप मुझसे इस बारे में बात करने वाले कि नहीं, बट मैंने उसके ऊपर कुछ प्रिपेयर किया, मैं आपसे जरूर डिस्कस करूंगा इस राउंड के बाद। उस पर आएंगे, इस राउंड के बाद उस पर आएंगे हम। हाँ। तो अफ्रेड तो जयदीप अफ्रेड इस चीज से हूँ कि क्या मैं कभी
जो मैं ये मोटिवेशन लोगों से डिस्कस करता हूँ, कहीं मैं इससे अलग तो नहीं हो जाऊंगा? जिस दिन मैं इस पार्ट से अलग हुआ, उस दिन फिर मैं मतलब अपने आप को लूज कर दूं। ओके, ओके, नाइस आंसर। To ओके, keep this positivity and motivation around me, the day I stop talking about all this, probably I'll die that day. ओके, song you hear most often? If I'm with my wife, the song is different. If I'm with my son, that becomes different. But जो पुराने सूफियाना कलाम होते हैं, आप मुझसे पूछना मत, मेरे को एक्चुअली सॉन्ग्स याद नहीं रहते हैं ज्यादा, तो तो स्टूडेंट्स के पॉइंट से बोलता हूँ, वो सॉन्ग मैं पहले ही बोल चुका हूँ, रुक जाना नहीं तू हार के। जी तो वो जी मोटिवेशन सर। के लिए है। उसके अलावा जयदीप, आपने देखा है डिफरेंट पार्टीज में और ओकेजन्स पे मैं सारे ही डांस नंबर्स के एंजॉय कर लेता हूँ आपके साथ। तो आई वुड जी नॉट लाइक टू कैटेगराइज, वो भी सब लोगों की मेहनत होती है सॉन्ग के अंदर। तो दैट्स इट जयदीप, मतलब बहुत जी कंप्लीट सर। आंसर नहीं है मेरे पास इसका। ओके, तो सर अभी हम कंक्लूजन पार्ट में हैं। तो अभी हम आपका जो मैसेज है इस इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, इस फेसबुक लाइव के थ्रू, वो इस देश के यूथ के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, जो लोग इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, जो आगे देखेंगे, उनके लिए आप ऐसा क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि जो अभी हमारा इतने बड़े स्टार और सब कुछ होते हुए भी, नेम फेम एवरीथिंग, लेकिन स्टिल क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो सकती है कि हम अपनी लाइफ को फिनिश कर लें उसके लिए? और अगर ऐसा थॉट आता भी है तो उस थॉट को कैसे ओवरकम किया जा सकता है? और ऐसी क्यों चीजें प्रोवोक देती हैं लोगों को? क्या हमारा समाज इतना बुरा है? अगर बुरा है तो इसको बेटर कैसे करें? और ये जो चीजें स्टूडेंट्स की लाइफ में अगर हम देखें तो इंडिया में सुसाइड का बहुत ज्यादा रेट है। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स डिप्रेशन में आकर के, एंजाइटी में आकर के अपनी लाइफ को फिनिश कर लेते हैं। तो क्या कोई चीज ऐसी हो सकती है, इतनी बड़ी कोई चीज हो सकती है, हमारी जिंदगी से बड़ी भी कोई चीज हो सकती है? आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपका मैसेज हम इस प्लेटफॉर्म से देना चाहते हैं यूथ को। जयदीप, यहाँ पे मुझे कुछ वर्ड्स समझ में आते हैं जो मैं बता सकता हूँ आपको। डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसी चीज है जो किसी भी इंसान को खुद से दूर ले जा सकती है। एक दूसरा वर्ड है ओवर ऑप्टिमिज्म। ठीक है, एक इंसान को ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, लेकिन उसको ये भी पता होना चाहिए कि ये स्टेप वाइज इंक्रीज करेगा। आप इमीडिएटली बोलने लगे कि मैं तो मतलब दुनिया का सबसे बड़ा स्टार बन जाऊं, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये मैंने सुशांत के रिगार्ड में नहीं कहा, वैसे इन जनरल कहा है कि आप अपने आप को सोचने लगे कि रातों रात आप पता नहीं क्या बन जाए, वो गलत है। तो जी ओवर ऑप्टिमिज्म और दूसरों द्वारा किया गया डिस्क्रिमिनेशन, ये दो चीजें इंसान को खुद से दूर ले जाती है। आप रियलिस्टिक नहीं रहते। और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप अगर अपनी फैमिली से हटकर अपने आप को ज्यादा बड़ा समझने लगे, उनके प्यार से आगे आप अपनी सक्सेस को देखने लगे, तो शायद ये एक दिन सभी की जिंदगी में आ जाएगा। कहीं ना कहीं यू हैव टू लुक बैक एंड सी कि आपकी फैमिली ने आपके साथ, आपके लिए जो सेक्रीफाइसेस किए हैं, आपको भी अपने सक्सेस के रास्ते में कभी कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे और करने भी चाहिए उनके क्लोज रहने के लिए। तो जब तक आप कुछ चीजें गिव अवे करने के लिए रेडी रहेंगे, शायद ये कभी भी आपके साथ नहीं होगा। तो फिर जयदीप, जो बातें थोड़ी देर पहले बोली थी, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ मोटिवेशन, तो जब तक आप इस पे टिके रहेंगे, शायद आप इस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ेंगे। अपने परिवार का प्यार, अपने लिए एक रियलिस्टिक एम सेट करना और अपने आप को मोटिवेटेड रखना, ये लेके जाता है। बाकी पता है क्या जयदीप, कौन इंसान किस सिचुएशन में आके क्या स्टेप उठा जाता है, कई बार मोमेंटरी होता है, बहुत मोमेंटरी होता है। जैसे मैंने अब स्पेसिफिकली बात करता हूँ सुशांत के बारे में। बहुत अच्छे कॉलेज से, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग के लड़के ने, उसके बाद आप उसकी जितनी मूवीज देखते हैं उनमें उसने एक बहुत बहुत अच्छे ओरा के साथ, बहुत पॉजिटिविटी के साथ एक्टिंग भी की और बहुत कम समय में एक अच्छा मुकाम भी हासिल किया। लेकिन जैसे वो 50 लिस्ट थी ना, उसकी 50 ड्रीम्स की लिस्ट थी, तो कहीं ना कहीं वो ये दिखाती है कि उसके अपने लिए बहुत ऊंचे सपने थे जो वो जल्द से जल्द पूरे करना चाहता। वो जी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। होने चाहिए ड्रीम्स, मैं मना नहीं करता, बट आप बहुत क्विक सक्सेशन में उसको कंप्लीट शायद नहीं कर पाए।
दूसरा जो हम बात करें, नेपोटिज्म हर कोई बोल रहा है, जिसे मैं डिस्क्रिमिनेशन वर्ड बोल रहा हूँ, जो जिंदगी में हम में से हर कोई कभी ना कभी जरूर सहता है। आपने भी शायद कॉलेज में भी सहा होगा, अभी भी आप जिस प्रोफेशन में है वहां भी आपको ये देखने को मिलेगा। मैं जिस प्रोफेशन में हूँ मैंने भी सहा है। तो उसे उसे दूर करने का सिर्फ सबसे बड़ा तरीका मुझे जो समझ में आता है वो परिवार का प्यार है। आपको हमेशा अपने परिवार से प्यार रहना चाहिए, आप कभी भी ये गलत डिसीजन नहीं लेंगे। तो जयदीप, यहाँ पे ना मैं दो पंक्तियां सुनाना चाहूंगा। मुझे लगा कि जब जयदीप के प्रोग्राम में जा रहे हो तो कुछ तो आपके पास भी होना चाहिए, हालांकि मुझे शायद देख के बोलना पड़े, पर फिर भी मैं आपके लिए बोलूंगा। ये लाइनें मैंने खुद लिखी थी एक समय में। जी सुनाइए सर तो प्लीज। उसी में से कुछ बता रहा हूँ। पहले एक भूमिका बताता हूँ क्या है एक्चुअली। हम लोग ना खुद से बात ही नहीं कर पाते, हमारे अंदर अंदर क्या चल रहा है उसको ठीक से समझ ही नहीं पाता, राइट। ना समझ पाने की वजह से हमारे अंदर गिल्ट फीलिंग आ जाती है, और वो गिल्ट फीलिंग लेके जाती है आपको डिप्रेशन की तरफ। और अगर कोई आपको ये समझाए कि लव इज द सॉल्यूशन टू दिस, तो शायद आप फिर दोबारा से राइज कर जाए। तो आई होप मैंने इन बातों में आपका सॉल्यूशन दिया जो एग्जैक्ट आप चाहते थे। अब मैं वो बोल के सुनाता हूं आपको। जी सर। कि समय निकाल कभी स्वयं से मिलो, समय निकाल कभी स्वयं से मिलो, अनसुनी अंजुमन में क्या है समाया। तो जो मन के अंदर चल रहा है उसमें क्या समाया है, अनसुनी अंजुमन में क्या है समाया। दोष भाव से मुक्त हो जाओ, दोष भाव से मुक्त हो जाओ, समय आत्म उन्नति का आया। यू नीड टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग। समय आत्म उन्नति का आया, प्रेम धर्म है व्यवहार का, और परिवर्तन नियम संसार। प्रेम धर्म है व्यवहार का, और परिवर्तन नियम संसार। आप हमेशा थोड़ी ना स्टार रहेंगे, हमेशा थोड़ी ना अप रहेंगे, कभी अप होगा कभी डाउन होगा। तो जाग उठो। मैं इस लाइन को दोबारा रिपीट करना चाहूंगा। प्रेम धर्म है व्यवहार का, और परिवर्तन नियम संसारा। जाग उठो, जाग उठो ऐ सूरज प्रतापी, निहार रहा तुम्हें जग सारा, निहार रहा तुम्हें जग सारा। तुम्हें जग सारा। समय समय स्नेही परिवर्तन का आया। तो ये लाइनें मैंने एग्जैक्टली उसी कंटेक्स्ट में शायद कभी लिखी थी, जो आज आज बिल्कुल यहाँ पर इस कंसर्न में सही हो जाती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इट वाज रियली अ वंडरफुल टॉक विद यू सर। और जो आपने कविता सुनाई, वो कविता सुना करके आपने इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। और आपकी प्रेजेंस के लिए शुक्रिया करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है कि आपका कैसे शुक्रिया अदा किया जाए, क्योंकि जो आपने कंट्रीब्यूशन दिया है अपनी लाइफ की, जो आपने प्रीशियस मोमेंट्स निकाल करके दिए हैं, और मुझे मेरा ये यकीन है कि जिन भी लोगों ने सुना होगा इस चीज को, उनकी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है, और वो अपनी जिंदगी में इस टॉक को, इस कन्वर्सेशन को, जिन्होंने भी इस चीज को सुना वो भूल नहीं पाएंगे, इंक्लूडिंग मी। और अभी हम इस चीज को, ये जो बात है आपसे, आपके जीवन के बारे में जानने के लिए, आपके थॉट्स जानने के लिए, वो एक समंदर की तरह है, वो कभी खत्म नहीं हो सकते हैं। और हम जितना भी सुने उसको सुन करके कभी हम बोर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है, इतनी मिठास है, इतनी सुंदर बातें हैं कि वो सारी उम्र भी अगर कोई इंसान सुने तब भी उसके अंदर तब भी वो कम लगेंगी। तो वो ज्ञान का सागर है आप, और हमारे करनाल की, हमारे शहर की आप शान है। मुझे इस बात पर फख्र है, मुझे इस बात पर बहुत खुशी होती है। और मुझे अपनी जिंदगी की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ये लगती है कि मैं आपका स्टूडेंट रहा। इट इज वन ऑफ माई बिगेस्ट अचीवमेंट इन माई लाइफ। और मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने प्रीशियस टाइम में से हमारे लिए वक्त निकाला, हमारी ऑडियंस के लिए वक्त निकाला। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जयदीप। और मैं फिर आपको एक आखिरी बात ये बोल देता हूँ कि आपके जो ये शब्द है ना, आप तो ये प्यार में बोलते हो, लेकिन मेरे लिए यही शब्द मोटिवेशन बन जाते हैं। और मुझे खुद से कहते हैं कि रविकांत कभी ऐसा मत कुछ करना कि ये शब्द तुम्हारे ऊपर मतलब गलत साबित हो जाए। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप मुझे मोटिवेट करते रहते हैं इसके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जयदीप, यहाँ एक आपके प्लेटफॉर्म से एक चीज कहना चाहूंगा जो हमने हमारे चाइना बॉर्डर पे चल रही है। जी सर। हम यूथ को एड्रेस कर रहे हैं तो वो बात कही जा सकती है। देखिए, एंजॉयमेंट में सबको मजा आता है,
लेकिन कभी कभी एंजॉयमेंट से ऊपर उठ के देश की एक फीलिंग होती है, देश के लिए सम्मान दिखाना होता है। तो मैं भी ये बात मानता हूँ कि हमारे लिए एकदम से सारी चीजों का बायकॉट कर देना पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी जितनी चाइनीज चीजों का बायकॉट कर सकें, तो जयदीप मैं चाहूंगा आप भी अपने शब्दों में बेशक से सबको कहें, हमें ये करना चाहिए। तो मेरे को एक चीज समझ में आई कि टिकटॉक एटलीस्ट जी टिकटॉक एक ऐसी चीज है जी जिसके बिना हमारी जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी। जी तो यहां से शुरुआत कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है जयदीप, थैंक यू सो मच। आपसे जुड़ के, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। और सच बताऊं, अभी मेरा मन कह रहा है पता नहीं इतने सम्मान के लायक हूं कि नहीं हूं, पर जब मिलता है तो फिर वो मुझे नई ऊंचाइयां छूने के लिए प्रेरित करता है। थैंक यू जयदीप। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने कहा, अपने के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति मोहब्बत रखनी चाहिए, उसके लिए कुछ सेक्रीफाइसेस भी हैं तो वो भी करने चाहिए, कि छोटे मोटे सेक्रीफाइसेस हैं। अगर हम टिकटॉक को अवॉइड करते हैं, इट इज नॉट अ बिग सेक्रीफाइस। तो सर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम इन्हीं शब्दों के साथ शुक्रिया अदा करते हैं थैंक यू कि जयदीप। आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया। पुनः धन्यवाद आपका। थैंक्स। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे आदरणीय रविकांत स्नेही जी, जिन्होंने अपनी बातें, अपने विचार हमारे साथ साझा किए, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे देश से रिलेटेड हो, चाहे हमारे समाज से रिलेटेड हो। ये सभी बातें हमने सुनी और मुझे लगता है कि हम सभी ने उससे बहुत कुछ सकारात्मक और बहुत कुछ पॉजिटिव हमने सीखा। तो आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत जल्दी आपके साथ एक और शख्सियत के साथ जुड़ेंगे। तो उम्मीद है आप लोग इसी तरीके से अपना स्नेह और अपना आशीर्वाद हमें देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।